हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज सीरीज हम कर रहे हैं, टारगेट ऑफ द डे यानी कि मिशन 3 स्टार में आज हम डे नंबर 7 चलेंगे। आई होप कि यू आर कंटिन्यूइंग। आप जो भी है रेगुलर मेहनत करते रहो। मैं यही कहूंगा, कुछ टाइम का जो मेहनत होता है वो आगे बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब मैं यदि आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आपको हमसे अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप आपका स्टेक इस एग्जाम में हमसे ज्यादा लगा हुआ है, नो डाउट। आप जब अच्छा करोगे तो वो मेरे लिए एडवांटेजेस होगा, लेकिन आपका स्टेक जो है हमेशा हमसे ज्यादा लगा हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आज हम डे नंबर 7 देखेंगे। इसमें हम आज क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे, एक आर्गुमेंट और एक आपका रिपोर्ट। तो एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट, ये चीज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 में। और आपका पेपर 1 में जैसे हम होमवर्क दे रहे हैं, अब मैं समझता हूं कि आप उस चीज को करते जाओ। इस चीज को करने का ये मतलब है कि आप उसको पूरी ईमानदारी से उसको समझना है, उसको अटेम्प्ट करना है, उससे लर्निंग करना है। और जो पॉइंट्स देखो, लॉट ऑफ थिंग्स होता है, कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उस कंफ्यूजिंग चीजों को छोड़ना है। तो इसमें आज हम पेपर 1 में जो आपको टास्क दे रहे हैं, सोल्व यूपीएससी सिविल्स प्री 2020 पेपर 1। तो पेपर 1 का फुल सोल्व करना है और क्वांट एंड एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ पेपर 2। तो पेपर 2 का जो है क्वांट और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करो। देखो, अब इसमें मैं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि आप किसी भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के देखोगे तो 10 क्वेश्चन के करीब में आपको डिफरेंस आएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हर साल 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं। जो अब देखो, कोई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 आप इजीली एलिमिनेट कर देते हो, 2 में कंफ्यूजन होता है। तो अब कोई ये ले रहा है लॉजिक, कोई वो दे रहा है, यूपीएससी कुछ और लॉजिक जो भी देगा, अब हो सकता है उसी 2 में रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने ए बी सी दिया एकदम ताबड़तोड़ उसमें लॉजिक और ये, लेकिन यूपीएससी ने ए बी सी को नहीं मान करके डी को माना है। तो दिस हैपेंस एवरी टाइम। कुछ क्वेश्चंस तो मैं समझता हूं कि 10 क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग, उस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पे अननेसेसरी पेन मत लो। आपके पास 125 क्वेश्चन है तो 125 में 125 नहीं ना, मैं समझता हूं अटेम्प्ट ही आपको 100 के आसपास करने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आप, ऐसा है किसी के पास एक्यूरेसी एक्सेलेंट है तो आप 80 भी अटेम्प्ट करो, इनफैक्ट कोई 70 भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन 70 से कम अटेम्प्ट करोगे तो कितनी भी एक्यूरेसी होगी तो 70 से कम अटेम्प्ट मत करो। मैं जस्ट बता रहा हूं, आइडियल में अटेम्प्ट मानता हूं कि 100 होना चाहिए, 100 आइडियल अटेम्प्ट है। और जैसे हो सकता है कि आपने कुछ में रिस्क लिया है, 105 कर लो, लेकिन 110 से अधिक किसी कीमत पे नहीं करो। या तो 110 से अधिक करते हो तो आप एक्सेलेंट हो, जो तो मैं ऑब्वियसली मैं बताता हूं कि जो एक्सेलेंट हो वो मेरे रेंज में नहीं हो, मैं उनके लिए गाइड नहीं कर रहा हूं। मैं एवरेज कैंडिडेट को, मेजोरिटी जो है एवरेज कैंडिडेट को लिए ये चीज कर रहा हूं कि जो अबाउट टू है। तो 100 के आसपास क्वेश्चन करना, इसमें जो 10 क्वेश्चन के करीब है उसको आप छोड़ दो। एज सच अननेसेसरी पेन नहीं लो कि हमने ये क्वेश्चन देखा है, ये क्योंकि ये जो है पिटारा है, भानुमति वाला पिटारा, तो वो अब यूपीएससी ही खोलेगी, वही बताएगी कि एक्चुअल में उसके आंसर क्या है। तो उस चीज को आपको छोड़ना है, लेकिन 90 क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट, और जो क्वांट और एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसको सोल्व करो। ए लॉट ऑफ टाइम आप देखना पूरा पर तरीका से, क्योंकि हमने अब तक 8 ईयर्स का आपको जो ये है असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ का, एसी का पेपर 1 है, उसको 8 ईयर्स का हमने सोल्व कर रखा है। तो 8 ईयर्स में हर ईयर्स में देखोगे 6th पार्ट जो है वो क्वांट का है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। तो ऑलरेडी 8 ईयर्स का, इसका मतलब है कि 160 क्वेश्चन हमने इसमें, और 2019 का जो सिविल सर्विसेज का जो आपका ये है एप्टीट्यूड वाला, वो पूरा पार्ट भी हमने ये सोल्व कर रखा है। तो उस चीज को आप देखो, उसको सोल्व करो, वो चीज को करो। तो ये आपका आज का टास्क होना चाहिए। इसमें जो भी है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देना, और जो आपका ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें पूरा पेपर को नहीं सोल्व करना। जो एप्टीट्यूड उसमें भी बहुत डिफिकल्ट जो आपको लगे वो छोड़ देना है, लेकिन इसको आपको सोल्व करना है। ये आपका पेपर 1 में ये टास्क हमने आपको असाइन कर रहा हूं, और इसको कंप्लीट आपको 24 घंटे के अंदर आपको करना है। पेपर 2 में आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक आपका जो है आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग एक हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा हम एक आपको रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस करेंगे। तो आर्गुमेंट राइटिंग में क्या है, इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन ऑफ सितंबर अक्टूबर इंडिकेट्स रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो ये कह रहा है कि देखो हम नेक्स्ट जो स्लाइड देखेंगे तो उसमें जीएसटी कलेक्शन का आपको डेटा रहेगा, ये जो भी कोरोना कालखंड जो कोविड-19 है उसमें, और जो लास्ट ईयर जो है मीन्स रिस्पेक्टिव ईयर ऑन ईयर, यानी कि जो मंथली बेसिस के आधार पे लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019, 20 और 2021 का जो है कंपैरिजन डेटा दिया हुआ होगा। तो इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन ऑफ सितंबर अक्टूबर इंडिकेट्स रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो अब सितंबर और अक्टूबर का डेटा आपके पास आ चुका है, नवंबर का डेटा जब आएगा तो दिसंबर महीना आ जाएगा, तो उसमें नवंबर वाला वो चीज यदि ये दिया भी जाता है क्वेश्चन मान के चलो, तो नवंबर का नहीं देगा, क्योंकि नवंबर का डिटेल जो होगा वो आपका दिसंबर के महीने में आएगा, तो उसमें अब उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन सितंबर और अक्टूबर तो देखो अभी इनफैक्ट मैं समझता हूं कि जो आपका ये नवंबर का महीना का जीएसटी कलेक्शन होगा, तो नवंबर मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। उसका कारण क्या है कि देखो दिवाली है, तो दिवाली के फेस्टिवल इस महीने में ही दिवाली आपका हुआ, तो दिवाली में बहुत सारे लोग परचेज करते हैं। उसके बाद जैसे बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बहुत सारे एरिया में छठ वगैरह का फेस्टिवल हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैरिज जो है, जो मैरिज मई जून जुलाई ये सब में होता है, वो सारे के सारे मैरिज स्टॉप है। और अभी ही देखो इनफैक्ट आज 25 है, वो सारे से स्टार्ट, इनफैक्ट मेरी सिस्टर की भी शादी है, मेरी कजिन सिस्टर अंकल की बेटी की। बट आप लोगों के लिए मैं शायद बस एक दिन के लिए मैं जा पाऊंगा, आपका जो कंटिन्यू चीजों को कर रहा हूं मैं उसके लिए नहीं जा पा रहा हूं। सब लोग घर से सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं बस एक दिन के लिए जा पाऊंगा। तो कहीं न कहीं मैरिज वगैरह के लिए इसमें भी परचेजिंग बहुत होता है। जैसे मेरी मदर कल मार्केट गई तो बोली इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्योंकि सारे स्टॉप हैं अब कोविड-19 के कारण। लेकिन देखो अब ये है दिल्ली वगैरह में, देखो अभी रिसेंटली हुआ कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो अभी है फाइन को 500 से 2000 कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो है बिहार वगैरह में कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो परचेजिंग ऐसा नहीं है, मैरिज जो है वो मोर और लेस हर जगह ये हो रहा है। तो अभी ये फेस्टिव सीजन भी है और मैरिज वगैरह का, तो इसमें नवंबर में कलेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन हमें जो है सितंबर और अक्टूबर का ही देखना है कि सितंबर और अक्टूबर, तो इसमें आपको फॉर में भी लिखना है आपका और अगेंस्ट में भी लिखना है कि जो कलेक्शन हो रहा है वो अधिक है। तो ये इसमें आप देखोगे कि ये देखो जो ये वाला है ये आपका 2019 और 20, और ये जो आपका है ये आपका 2021 या सॉरी ये जो है पीआईबी का है, ठीक है ना? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सॉरी मैं भूल गया ये करने के लिए, क्योंकि ये रेफरेंस जो है ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियसली उनका एक कॉपीराइट है, उन लोगों ने प्रिपेयर किया है। तो आई शुड गिव ड्यू रिकॉग्निशन, ठीक है? तो ये पीआईबी से लिया गया है। तो देखो ये जो है आपका अप्रैल महीना में ड्रास्टिक जो देखो डिक्रीज हुआ है कि 1 लाख तो जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कलेक्शन कितना था? 1,13,865, और वो 1,13,865 से सीधा 32,172। क्योंकि क्या हुआ कि इसमें फुल लॉकडाउन रहा, कंप्लीट लॉकडाउन। क्योंकि देखो जो पहला फेज हुआ वो 24th ऑफ मार्च से स्टार्ट हुआ और ये 14th ऑफ अप्रैल तक चला। लेकिन फिर फर्स्ट लॉकडाउन के बाद फिर सेकंड लॉकडाउन लगाया गया, फिर 14 डेज का, ये सॉरी 21 डेज का फिर किया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये जो है इस पीरियड में एकदम कंप्लीट लॉकडाउन रहा। लेकिन देखो इसमें जो है लास्ट ईयर जो कलेक्शन था, क्योंकि मई महीना जो होता है और देखो मई जून इसमें थोड़ा सा कम, इस वजह से कि ये ड्यूरेशन जो होता है ये फेस्टिव सीजन नहीं होता है ये, लेकिन मैरिज सीजन ये वाला में रहता है। लेकिन फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल में लोग ज्यादा सबसे ज्यादा परचेस करते हैं। क्योंकि फेस्ट देखो मैरिज वगैरह में जिनके घर में होगा वही चीजें करेंगे। फेस्टिव सीजन में क्या है कि हर कोई करता है, गरीब से लेकर के गरीब तक और अमीर से अमीर सारे लोग ये एक्सपेंडिचर करते हैं। इस वजह से देखोगे इसमें ज्यादा होता है इस महीने में। अब देखो जो ये था आपका, अब ये देखो अप्रैल वगैरह में क्या होता है, मार्च और अप्रैल में ये जो है कि जिन लोगों का ड्यू रहता है वो सारे फाइल करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इसमें जो हुआ ये बहुत कम हुआ अप्रैल का। तो अप्रैल में ये, और लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा साइन पॉजिटिव जा रहा है। फिर देखो लॉकडाउन जैसे जैसे जून में थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, फिर देखो जुलाई में
थोड़ा सा फिर कम हो जाता है, क्योंकि फिर जो है इसमें वेव जो है यानी कि बढ़ जा रहा है केसेस। तो आप देखोगे जो केसेस इसमें फिर बढ़ गए हैं, ये इस ड्यूरेशन में केसेस इनफैक्ट जो देखोगे 90,000 के आसपास जो एक एक दिन में आ रहे हैं, ये इसी में आ रहे हैं। अब देखो, ये आप देखो इन 2 मंथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक कलेक्शन, चूंकि ये आपका जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये इसका है, तो इसके तुलना में इसमें अधिक है। फिर आपका इसके तुलना में ये अधिक है। इनफैक्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम देखोगे कि 1,05,155 करोड़ का कलेक्शन हुआ, यानी कि जो 1 लाख प्लस करोड़ का जो बहुत दिनों के बाद ये अचीव किया। तो इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट ये दोनों में ये डेटा आपको यदि देखो कहीं भी है कि किसी भी चीज को आप लिखते हो, तो यदि डेटा से प्रॉपर डेटा से आप बैकअप देते हो प्रॉपर चीजों से, तो वो आपका जो है अच्छा मार्क्स आपको ये देता है। तो आपका अब हम टॉपिक फिर से देखते हैं कि इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन इन सितंबर अक्टूबर इंडिकेट्स रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, तो अब ये देखोगे आपने वो डेटा देख लिया, कुछ डेटा से बैकअप करोगे, तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो है कि क्या है, जीएसटी कलेक्शन जो है, जीएसटी कलेक्शन अधिक हुआ। तो जीएसटी कलेक्शन अधिक हुआ और ये डेटा के साथ बैकअप करोगे तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये 4 में आपका ये रहेगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जीएसटी कलेक्शन वो अधिक हुआ। फिर ये देखोगे कि ये जो जो है अब इसमें देखोगे कि लॉकडाउन इज ईस्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू ऑलमोस्ट फुल फ्लेज्ड। तो ये दूसरा पॉइंट आपका ये होगा। फिर आपका तीसरा ये होगा कि इन इन इंडिया जो है कि डेथ रेट एंड केस रिकवरी इज हायर और डेथ रेट इज लेस, एक्टिव केसेस इज लेस, दैट्स व्हाई देयर इज ए कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। फिर ये दोगे कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेटर, agriculture sector performed relatively better, monsoon was better, so ये rural economy boosted the growth, ठीक है ना, of जीएसटी कलेक्शन। तो इकोनॉमी जो है ये, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए 4 में। तो आपने 4 में ये देख लिया कि जो भी है जीएसटी कलेक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको उसको डेटा को के तौर पे दिखाओगे कि डेटा कलेक्ट जो है, तो वो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट उसी से आपको निकल रहा है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इन अक्टूबर मंथ 1,05,000 समथिंग करोड़ का कलेक्शन हुआ, यानी कि मोर देन 1 लाख करोड़ का। अब ये देखो एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं होती है, आप जो भी चीजें हैं उसको एज ए प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कलेक्शन जो हुआ वो अधिक हुआ, तो इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब देखो ये जो है लॉकडाउन ईज किया गया, तो लॉकडाउन इनिशियली जो था क्या, लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसके कारण 32,000 करोड़ पे पहुंच गया था, यानी कि अप्रैल महीने में। यानी कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो इधर जो आपका मान के चलो अप्रैल महीने का जो है और मार्च और अप्रैल में ये आपका लोएस्ट मार्च और अप्रैल में रहा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे लॉकडाउन ईज किया गया, क्योंकि आप देखो जो भी है इंडिया में अभी भी डेथ रेट देखो कि 1.5 से बिलो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हम ये कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी खुशी है, नहीं, लेकिन हम कंपेरेटिवली ये करते हैं कि पीपल आर डाइंग फॉर एवरी डे और डिफरेंट डिजीज के कारण, लेकिन ये जो डेथ है बहुत सारे कोमोर्बिडिटी के कारण है। तो आप इंडिफिनिट पीरियड तक लॉकडाउन नहीं लगा सकते हो, तो लॉकडाउन ईज हुआ, तो इस वजह से ये जो है कि लोग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। फिर लॉकडाउन ईज होने के कारण जो है कि पीपल का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा और वो परचेजिंग करने के लिए आगे आने लगे। फिर आपका देखोगे कि जो भी है कि फाइनेंशियल चीजें, फिर उसके बाद ये देखोगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी करोगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट इज आल्सो देयर, तो दैट आल्सो इज अ साइन ऑफ रिकवरी। अब देखो अगेंस्ट में आप चलोगे कि अगेंस्ट में चलोगे, तो अगेंस्ट में इसमें चलने पर क्या होगा कि अगेंस्ट में होगा कि नो, दिस इज नॉट ड्यू टू ये इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, स्टील इकोनॉमी इज नॉट रिकवरिंग, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट रिकवरिंग। तो फर्स्ट इसमें दोगे कि दिस increase in collection is due to high purchasing of festive season। तो ये फेस्टिवल सीजन के कारण है, इस वजह से इसको प्रॉपर रिकवरी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका है जो ये फेस्टिवल सीजन के कारण। उसके बाद ये देखोगे दूसरा नंबर, सिंस देयर वाज अ लॉन्ग पीरियड लॉकडाउन, सो मेनी पीपल वेर नॉट एबल टू परचेज many things, so that was due to a stoppage of that
परचेजिंग, वो उसके बाद वो अचानक जो परचेज किए इसके कारण बढ़ा। देखो आपको लॉजिक प्रेजेंट करना है, तो ये दूसरा हुआ, पहला फेस्टिव सीजन के कारण, दूसरा है कि लॉन्ग टर्म से बहुत सारे लोगों ने परचेज नहीं किया था, तो इस कारण से उन्होंने ये परचेज किया। फिर अभी आपको ये तीसरा यदि देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी हमारा निगेटिव में चल रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज स्टिल इन निगेटिव, सो वी कैन नोट से कि इंडियन इकोनॉमी इज ये इंडिकेट्स रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो तीसरा आपका जीडीपी इज स्टिल इन निगेटिव। उसके बाद आप ये देखोगे स्टिल वर्तमान वाला का दोगे, फिर चौथा वाला का दोगे कि जो ये है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 ये इसमें जो है वो उसमें स्टिल जो है कि -10.3 के रेट से ग्रो करेगी, तो दैट इज नॉट शोइंग द साइन ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। फिर आप ये चीजें करोगे कि स्टिल इन कोविड 19 पैंडेमिक देयर इज रिसर्जेंस ऑफ वेव, सपोज फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, महाराष्ट्र एंड केरला, so it is still creating problem and still people are not that much confident, and maybe after festive season or marriage season there may be still a problem, and there is no concrete sign of ये भी आप दोगे कि there is no concrete sign of vaccine or there is complete efficacy, so there is uncertainty। तो obviously है ये सारी चीजों को आप ये लिखोगे, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका आर्गुमेंट टॉपिक। अब देखो ये आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग, तो एक मैं इसमें रिपोर्ट भी आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये रिपोर्ट, तो पेरेंट द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर, तो ये देखो जो है पेरेंट जो है वो फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर, ये टॉपिक किस वजह से ये हुआ, दो कारण से। एक तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आया, ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा है जो कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 जो पैंडेमिक है आपका, ठीक है, तो कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट अभी यदि आप एक और रिसेंटली इसमें ये देख सकते हो कि यूनेस्को ने अभी जो एक रिपोर्ट जारी किया है, एक आर्टिकल एक तरह से जारी किया है, उसमें बोला कि एक तरह से ये कहीं न कहीं एक पूरे जनरेशन को प्रभावित कर रहा है। ए लॉट ऑफ टाइम जो भी है, जैसे सिर्फ आप ये मत देखो कि ये से मार्च से स्कूल बंद है, मार्च से सिर्फ स्कूल नहीं बंद हैं, ये बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो गया है, तो शायद बहुत सारे किड्स जो हैं, वो स्कूल में फिर नहीं जा पाएँगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कि डायरेक्ट तो इम्पैक्ट हुए ही कि वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। वो बच्चे जो थे, जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए था, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, तो वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। एक डायरेक्ट वो कॉन्सिक्वेंसेस है। और दूसरा है कि बहुत सारे फैमिली जिनकी जो खास करके डेली वेज अर्नर, देखो आज एजुकेशन जो है, कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, और इफ यू आर नॉट चेंजिंग द वर्ल्ड एटलीस्ट यू कैन चेंज योर लाइफ। एटलीस्ट जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो लोग आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, मान के चलो कि लास्ट ईयर किसी का रिटन क्वालीफाई कर गए, फिजिकल में नहीं क्वालीफाई किए, मेडिकल में नहीं क्वालीफाई किए, या फिर जिनको लगता है कि मेरे रिटन में बहुत कम मार्क्स आए होंगे, या फिर जो 1 2 4 5 से आप रिटन नहीं क्वालीफाई कर गए होंगे, तो वो क्या है, लास्ट अब जो है 25 डेज, अब 25 डेज घनघोर मेहनत करोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसका जो आउटपुट आपका होगा तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो वही है, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन यू कैन चेंज द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ठीक है, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एजुकेशन के अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे जिनके बैकग्राउंड मान के चलो कि जिनके पास लैंडलॉर्ड हैं, बहुत ज्यादा लैंड है, तो वो ना भी पढ़ेंगे तो उनका जीवन चलेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी के फादर जो हैं वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, या फिर पॉलिटिशियन है जस्ट थोड़ी देर के लिए, तो आप उनको यदि बहुत अच्छे एजुकेशन, जैसे बिहार के अभी सीएम के जो दावेदार थे, क्लोज में पहुंचे हुए थे, वो 10th भी सही से नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो वो और जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो 12th नहीं पास कर पाए,
तो उनके लिए है, लेकिन जो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या है, एजुकेशन जो है वो बेस्ट वेपन। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो है ये प्रॉब्लम, तब यहाँ जो रोल आता है, पेरेंट द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर। देखो, एक कहा जाता है, एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 85% ऑफ ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है वो यानी कि 0 से 6 ईयर के ड्यूरेशन में। तो ये एक डेटा आप ये इसको प्रेजेंट कर सकते हो कि जो 85% है, 85% जो आपका है ब्रेन है, वो 0 से 6 ईयर के बीच में डेवलप करता है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इंडियन फिलॉसफी में भी कहा जाता है, इंडियन फिलॉसफी जो है उसको 7 ईयर्स का चक्र मानता है कि 0 से 7 ईयर, 7 ईयर से 14 ईयर, 14 ईयर से 21 ईयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेज का देता है। तो 0 से 7 ईयर में कहते हैं ना कि गिव मी अ चाइल्ड फॉर 7 ईयर्स एंड आई विल टीच वॉट एवर थिंग्स आई विल टीच, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन चेंज दैट चाइल्ड। यानी कि जो 7 ईयर्स तक, 0 से 7 ईयर्स तक उसको जो इनकलकेट वैल्यू करोगे, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठेगा, वही चीज आगे वो जो डिसीजन लेगा उस पर कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ये अर्ली चाइल्ड केयर वाला है। जस्ट इमेजिन करो कि इसमें से यदि कोविड 19 पैंडेमिक का, अब देखो ऑलमोस्ट जो है ये 10 मंथ करीब होने वाला है। तो 10 मंथ आपका ऑलरेडी ये डिस्ट्रॉय हो गया। यदि 2021 में ठीक ठाक नहीं होता, जस्ट सोचो कि कोई बच्चा अभी 3 ईयर का है, यानी जिस दिन लॉकडाउन लगा था, यानी कि कोविड 19 का इनफैक्ट फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट हुआ जब से स्कूल बंद हुआ, ये जो भी है 3 ईयर्स का था। और 2 साल यदि सिचुएशन बुरी रहती है, तो वो 3 to 5 ईयर्स जो मेन ग्रोइंग फेज था, उसमें उस बच्चे का जो मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगा। अब देखो, इसमें सबके साथ नहीं होगा ना। जो करीब 30+% जो पेरेंट्स हैं, तो 30+ जो एटलीस्ट 30% जो हैं, वो अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते हैं प्रॉपर तरीका से। कारण उसका क्या है? उसका बहुत सा कारण है। एक तो पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है। और दिस इज द प्रॉब्लम फॉर, इनफैक्ट ये 30% ही नहीं, इनफैक्ट ये मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा एक परसेंटेज है कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट अवेयर। जो एक टर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड, जो आंगनवाड़ी सिस्टम देखते हो, आंगनवाड़ी सिस्टम, अब यहाँ मान के चलो कि ए लॉट ऑफ पीपल हैं। देखो, जो फैमिली बेल टू डू है, कि जिनके पास रिसोर्सेस हैं, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेस हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो तो अपने किड्स को है, अपने बच्चे को ये किटन गार्डन में भेज रहे हैं, या फिर क्रेच फैसिलिटी जहाँ है, अच्छा पैसे दे करके। बहुत सारे क्रेच फैसिलिटी हैं वहाँ, 10,000 15,000 बच्चे का लगता है। देयर आर पेरेंट्स जो 10,000 अर्न नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर, तो ये चीजें आप लिखोगे कि चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द फैमिली। जो भी देखो फॉर्मेट वगैरह जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है, दिस इज द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर फॉर अ चाइल्ड। एंड approx 85% of growth of a child happens between age 0 to 6 year, 6 ईयर एग्जैक्ट नहीं आता है, तो 0 to 7 ईयर्स। और 85 नहीं, ये लिख दो, या तो लिख सकते हो 3/4 या 4/5, वॉट एवर अप्रोक्सीमेट आप नंबर ये है, या फिर मैक्सिमम पार्ट लिख दो। कुछ नहीं आता है तो ये चीज लिख सकते हो। यदि आप इस चीज को देते हो तो ये अच्छा होगा। But majority of family are not able to support in that way, because to child to grow, because reason is either parents are not educated, are not literate, or either if even if they are little bit literate, or they have understanding, they are not having a better financial condition. So due to workload and to maintain the two ends of life, they are not able to take give time to देयर किड्स। तो ये चीज को आप लिखोगे। फिर देखो जो है कि ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर, आंगनवाड़ीज आर क्लोज्ड, बिकॉज चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, यानी कि जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं और ओल्ड एज के पीपल हैं, वो अधिक वल्नरेबल हैं कोविड 19 से। तो इस वजह से आंगनवाड़ी सिस्टम भी बंद है।
फिर देखो देयर इज ए डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड तो वहां व्यूअर रिसोर्स वाला ही आ रहा है कि जो वेल टू डू फैमिली है उनके बच्चे को तो वो प्रॉपर केयर किया जा रहा है, या इनफैक्ट ट्यूशन वगैरह का ही तो ऑनलाइन वगैरह उनको सारी चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जो ये वेल टू डू फैमिली के नहीं है, जो पुअर फैमिली है, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उनके बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर ये है कि बच्चे का जो होता है ना, ऐसे भी कहते हैं ना कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये पेरेंट ये कह सकते हो, पेरेंट की जगह पेरेंट्स कर दो, ठीक है ना। पेरेंट्स कर सकते हो, पेरेंट या पेरेंट्स जो भी है, ठीक है। तो अदरवाइज पेरेंट में सिंगल हो जाता, पेरेंट्स ये कर दो द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर। तो वो उस चीज में आप इसको देख सकते हो कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है उसमें माता पिता का, जो मदर एंड फादर का जो है काफी योगदान होता है। बट ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक दिस ऑल हैज चेंज्ड। तो ये आपका रिपोर्ट वाला हो गया। अब हम ग्रामर वाला सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो विदाउट टू लिखना है, तो फर्स्ट है ही इज टू फैट फॉर अ रनर। ही इज टू फैट फॉर अ रनर, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। फिर से एक बार सुन दो, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। नेक्स्ट है गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स, तो इसको कंपेरेटिव में करना है। तो गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। नेक्स्ट एक बार आप सुन दो, गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज कालिदास। तो इसको सुपरलेटिव में करना है, तो कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, ठीक है। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट। नेक्स्ट है प्लीज ब्रिंग अ चेयर, तो इसको पैसिव वॉइस में ये बनाना है। तो प्लीज ब्रिंग अ चेयर, इसमें क्या आपको करना है, ये होगा you are requested to bring a chair. You are requested to bring a chair. फिफ्थ, इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय यू, तो इसको एक्टिव में बनाना है। तो ये क्या होगा, यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है सी लव्ड मी, तो इसको आपका निगेटिव में ये करना है। तो ये क्या होगा, सी वॉज नोट विदाउट लव फॉर मी। सी वॉज नोट विदाउट लव फॉर मी। नेक्स्ट आपका है हु हेल्प्स द पुअर, तो इसको असर्टिव में बनाना है। तो इसमें होगा नो बॉडी हेल्प्स द पुअर। नो बॉडी हेल्प्स द पुअर। नेक्स्ट है फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट पास्ट इन द एग्जामिनेशन, इसको डायरेक्ट स्पीच में ये करना है, ठीक है। फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट पास इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या होगा, फादर सेड टू हिज सन, फादर सेड टू हिज सन, कॉमा दोगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आई सेड टू रेखा कैन यू राइट इन इंग्लिश, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आई आस्क्ड रेखा, आई आस्क्ड रेखा इफ शी कुड राइट इन इंग्लिश। आई आस्क्ड रेखा इफ शी कुड राइट इन इंग्लिश। नेक्स्ट लास्ट इसमें है ओनली हिंदू कैन इंटर दिस टेम्पल, तो इसको कंप्लेक्स सेंटेंस से बनाना है। तो इसमें क्या होगा, इफ यू आर नॉट अ हिंदू यू कैन नॉट इंटर दिस टेम्पल। फिर से सुनो, इफ यू आर नॉट अ हिंदू यू कैन नॉट इंटर दिस टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें प्लूरल बनाना है और प्लूरल से सेंटेंस बनाना है। तो कैक्टस, तो कैक्टस का क्या हो जाएगा, कैक्टी, कैक्टस का कैक्टी। तो कैक्टस क्या होता है, राजस्थान में राजस्थान नहीं कह सकते हो, पर्टिकुलरली डेजर्ट एरिया में, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में जो है कैक्टस के पेड़ लगते हैं। तो इन सम डेजर्ट एरियाज वी कुड सी नथिंग बट कैक्टी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है जो सेंटर होता है, जो नाभिक होता है, जो आपका एटम का, तो न्यूक्लियाई होगा इसका ये प्लूरल, NUCLEI, NUCLEI, न्यूक्लियाई। तो ये चीजें क्या हो जाएगा, व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड विद हाई स्पीड न्यूट्रॉन मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस जो है इज बॉम्बार्डेड विद हाई स्पीड न्यूट्रॉन मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट आपका है डेजी, डेजी फूल फ्लावर से संबंधित है, तो ये इसका डेजीज हो जाएगा, DAISIES।
DAISIES, डेजीज हो जाएगा, तो ये डेजीज फ्लावर होगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप कुछ भी आप सेंटेंस ये बना सकते हो, जैसे मोहन वॉज बियरिंग पिंक टी शर्ट विद डेजीज एम्ब्रॉयडेड ऑन द स्लीव्स। इनफैक्ट पिंक जब बोलते हो तो गर्ल्स का नेम लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है किडनी, तो किडनी में सिर्फ आप यस लगा दोगे, यस लगा दोगे तो ये बन जाएगा किडनीज। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, दो किडनीज होते हैं। नेक्स्ट आपका ओएसिस, ओएसिस आपका जो होता है क्या है कि ये जो ओएसिस होता है एक तरह से समुद्र, ये जो आपका डेजर्ट एरिया है उसमें जो है कि जहां पानी वगैरह हो, तो ओएसएस हो जाएगा, OASES, सिर्फ आई जो है जहां है ई हो जाएगा। तो ये आप ओएसिस हो गया। तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट है आप करेक्ट सेंटेंस, इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट इसमें आई एम मोर सीनियर देन यू, ये गलत आपका है ही है, गलत ही दिया हुआ है। तो आई एम सीनियर टू यू। देखो सीनियर ऑलरेडी है तो एक तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मोर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मोर नहीं होगा, मोर तो ऐसे भी नहीं होगा, तो आई एम सीनियर देन के जगह टू, तो आई एम सीनियर टू यू। नेक्स्ट, आई वॉज अ टू गुड, इट वॉज अ टू गुड पार्टी टू मिस, तो इट वॉज टू गुड अ पार्टी, ठीक है, इट वॉज टू गुड अ पार्टी टू मिस, ठीक है। ये ए यहां नहीं होगा, इट वॉज टू गुड अ पार्टी टू मिस, ठीक है। नेक्स्ट है आवर फ्लैट इज डेकोरेटेड दिस वीक, तो ये है आवर फ्लैट इज बीइंग डेकोरेटेड दिस वीक। या जैसे देखो, या हो सकता है आवर फ्लैट वॉज डेकोरेटेड लास्ट वीक, लेकिन हम अननेसेसरी चेंज नहीं करेंगे। ये दिस वीक है तो दिस वीक ही हमको करना है, तो लास्ट वीक होता तब होता आवर फ्लैट वॉज डेकोरेटेड लास्ट वीक, लेकिन हमें अननेसेसरी सेंटेंस में चेंज नहीं करना है। तो आवर फ्लैट इज बीइंग डेकोरेटेड दिस वीक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई मदर विल बी एंग्री अनलेस आई एम होम बाई 8 PM, 8 बजे के बाद आप यदि घर में 8 बजे तक घर नहीं आते हो तो माँ आपकी गुस्सा होगी। तो माई मदर विल बी एंग्री इफ, ठीक है, एंग्री इफ आई एम नॉट एट होम बाई 8 PM। माई मदर विल बी एंग्री इफ आई एम नॉट एट होम बाई 8 PM। लास्ट इसमें आई हैव डन अ मिस्टेक, तो आई हैव मेड अ मिस्टेक होता है, ठीक है, आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो ये मेड अ मिस्टेक। तो ये आपके आज के ये हो गए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और जो भी है आप कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन रहता है तो 8527 व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो। फॉर कॉलिंग पर्पज 7404909669। देखो जिनको भी ग्रामर वगैरह एटलीस्ट, देखो सेकेंड पेपर का फुल कोर्सेस क्लासेस है रिकॉर्डेड, आपको क्लासेस यूट्यूब में ही मिल जाएगा पेड करने पे। लेकिन जिनको मान के चलो कि लगता है कि हमें ग्रामर एटलीस्ट रिवाइज करना है, तो आपको जो भी है कुछ पैसे आप पे कर दोगे तो आपको एटलीस्ट ग्रामर वाले पूरे हम सेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उस चीज को देख सकते हो, ठीक है। तो आप एटलीस्ट जिनको भी चाहिए कि हमें पूरे से चाहिए कि हमें पूरे रिवाइज करना है तो आप वो पूरे परचेज कर सकते हो, या फिर हमें है कि ग्रामर हमें चाहिए तो आप पे करके आप ग्रामर का पोर्शन ले सकते हो। या फिर मैंने जैसे बोला कि जो पेपर वन है तो पेपर वन में मैं 1500 क्वेश्चंस का ये चीजें बना रहा हूँ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, अभी मैंने सारे वीडियो उसके नहीं बनाए हैं, लेकिन 60+ जो है वो ऑलरेडी 75 हमने बोला था, तो 75 हर जो पीपीटी है हर वीडियो है उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहता है, तो 75 का मतलब है 1500 क्वेश्चन। तो जो भी आप उस चीज को परचेज करते हो तो उनको परचेज करने वाले मैंने बोला ना कि उसमें अभी 1500 पे करने पड़ेंगे, 1500 के 1500 क्वेश्चंस। तो उसका मैं है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो 1500 करते हो तो आपके बहुत बहुत फायदे होंगे। और जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। पेपर वन पेपर टू दोनों का 16 टेस्ट अपलोड हो चुका है। देखो कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह लिखते हो तो आपका फायदा भी है, और मैं हमेशा
हमेशा ये बोलता हूँ, देखो मैं ये किसी से नहीं कहता हूँ, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डोनेशन पे चलते हैं। मैं डोनेशन आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कंट्रीब्यूट ऐसे ही करो। आप कुछ चीज़ों को लिखो, कुछ को सब्सक्राइब करो, किसी कोर्स को सब्सक्राइब करो, या तो ग्रामर वगैरह का, या फिर पेपर 1 का आपने एमसीक्यू वाला सब्सक्राइब किया, या फिर आपने टेस्ट लिखा, तो एटलीस्ट होगा आपका भी फ़ायदा है, और मैं मेहनत के आधार पे आपसे कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे कनेक्टेड।